नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना के बाद अब चांदीपुरा कहर बरपा रहा है। चांदीपुरा वायरस ने 1965 में महाराष्ट्र में दस्तक दी और अब गुजरात, राजस्थान में वायरस मासूमों का शिकार कर रहा है। राजस्थान में अब तक 2 मासूमों की जान ले चुका है। गुजरात में हालत तो और भी ज्यादा खराब है। गुजरात में इस साल चांदीपुरा ने 51 बच्चों को अपना शिकार बनाया है। ऐसा नहीं कि पहली बार यह वायरस बच्चों में फैल रहा है। 2010 में भी गुजरात में इसका असर कई जिलों में नजर आया था। मच्छरों और मक्खियों के काटने से फैलने वाला वायरस कहा जा रहा है कि बेहद खतरनाक हो चुका है। शाहपुरा जिले में मेडिकल और हेल्थ विभाग की टीम जांच कर रही है। अब तक 300 से ज्यादा घरों का सर्वे किया गया। चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है और चांदीपुरा से बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। मासूमों के जानी दुश्मन चांदीपुरा से, लेकिन कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है, आज बात इसी मुद्दे पर। राजस्थान में 2 नहीं 1 की जान जा चुकी है, जो शाहपुरा में, और इसके अलावा 3 कुल केस चांदीपुरा के अभी तक आ चुके हैं। लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत है ये समझने की चांदीपुरा के लक्षण क्या होते हैं, कैसे बच्चों को अपनी जद में लेता है, क्यों कहा जा रहा है कि 14 साल तक के बच्चों को ही ज्यादा ये अपनी जद में लेता है और उनके लिए घातक है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुचि सिंह हैं, जो कि स्टेट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण हैं, जो कि अतिरिक्त निदेशक हैं रूरल हेल्थ के। हमारे सहयोगी विकास शर्मा हैं, जो कि एसोसिएट एडिटर हैं। शुरुआत प्रवीण जी आपके साथ। जरा बताइए, क्या वाकई में इससे डरने की जरूरत है? और जिस तरीके से एक बच्चे की जान जा चुकी है, क्या वाकई में इस वायरस के फैलने की संभावना ज्यादा है? अभी तक इसके बारे में क्या जानकारी, मोर्टेलिटी रेट क्या है, किस तरीके से फैलता है? डॉक्टर प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। चांदीपुरा वायरस के बारे में आप जानना चाह रहे हैं और हमने भी जब से गुजरात में ये चांदीपुरा वायरस डिजीज़ के रोगी पाए जा रहे हैं, तब से निरंतर राजस्थान की सीमा में लगते हुए हमने सर्वेलेंस कार्रवाई प्रारंभ कर दी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चांदीपुरा वायरस एक वायरल डिजीज़ जैसा कि नाम से है, रोग है, और ये भारत के कुछ राज्यों में पहले से ही पाया जा रहा है। जैसा गुजरात में ये एंडेमिक है, यानी वहाँ हमेशा पाया जाता है और समय समय पर इसकी सर्ज यानी जिन्हें लहर बोलते हैं हम, वो आती रहती हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अधिक केसें होते हैं और कुछ राज्यों में और भी पाया जाता है। लेकिन राजस्थान प्रदेश में अभी तक चांदीपुरा वायरस का कोई रोगी नहीं मिला था। लेकिन इस वर्ष गुजरात की सीमा से लगते हुए हमारे उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में, जो बिल्कुल सीमावर्ती जुड़े हुए हैं, जहां लोग बाग बड़े सारे कामों के लिए गुजरात, अहमदाबाद रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए जाते हैं, तो वहां से इन्फेक्शन हमारे यहाँ लिया। और अभी तक राजस्थान में हमारे यहाँ 3 केस रिपोर्ट हुए, एक डूंगरपुर में, एक जोधपुर में। वो बच्ची राजसमंद की रहने वाली थी, लेकिन वो परिवार कुछ महीने से जोधपुर में शिफ्ट हो गया इस वजह से। और रिसेंटली कल एक पेशेंट, एक बच्ची 2 साल की, शाहपुरा जो भीलवाड़ा जिले का पार्ट था, पहले नया जिला है, वहाँ के अभी तक 3 रोगी चांदीपुरा वायरस के मिले। आपने पूछा कि लक्षण क्या हैं। वायरस डिजीज़ के जो लक्षण होते हैं उसके अलावा साथ ही जैसे बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, वोमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है, उल्टी दस्त भी हो सकता है। इसके अलावा खास लक्षण जो आएंगे वो ब्रेन से जुड़े हुए, यानी मेनिंजाइटिस के लक्षण आ सकते हैं, और पैरालिसिस या इस तरीके के ब्रेन से जुड़े हुए, मेनिंजाइटिस से जुड़े हुए लक्षण भी आ सकते हैं। सर, बॉडी के किस हिस्से को ज्यादा इफेक्ट करता है? और दूसरा, मोर्टेलिटी रेट इसका क्या है? कैरियर के तौर पर हवा को इस्तेमाल करता है या पानी को? मोर्टेलिटी रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जो अभी हमने पेंडेमिक रिसेंटली 2019 में कोविड का देखा, या उससे पहले 2009 में हमने जो H1N1 स्वाइन फ्लू का देखा, उससे थोड़ी मोर्टिलिटी रेट इसमें ज़्यादा है। 20 to 30% मोर्टिलिटी रेट भी कई बार देखी गई है। इसीलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। ज़्यादा सावधानी तो हर इन्फेक्शन में ही हम रखते हैं, लेकिन इसमें पेशेंट को टाइमली शिफ्ट करके टाइमली ट्रीटमेंट यदि मिले
तो बहुत कुछ इलाज के जरिए पेशेंट को जल्दी ठीक किया जा सकता है। ट्रैवल कैसे करता है सर? फैलने वाली आप जो बात बता रहे हैं, तो चांदीपुरा वायरस जो है वो एक वायरल डिजीज़ के रूप में स्प्रेड होता है, और ये वेक्टर जो है इसका वो एक सैंड फ्लाई मक्खी के रूप में से फैलता है ये। ठीक है डॉक्टर रुचि सिंह जी, पहले तो मैम शुक्रिया, क्योंकि कोरोना में जिस अंदाज में आपने काम किया उसमें राजस्थान को बचाने में आपकी एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जो सर्विलांस का काम होता है वो हर बार एक बड़ी चुनौती होती है। इस वक्त जो चांदीपुरा वायरस है उसके सर्विलांस के लिए कैसे काम किया जा रहा है, और जिन इलाकों के अंदर ये फैल रहा है, हमने कोरोना से एक नए सिस्टम को देखा था, और वो था कि उन जगहों को लॉक कर दिया जाए और वहां से वायरस को बाहर ना आने दिया जाए। क्या उस स्थिति में अभी हमें या अभी वेट करने की जरूरत है? जैसा कि कोविड रेस्पिरेटरी इलनेस थी जो एक दूसरे से जल्दी स्प्रेड होती थी, चांदीपुरा वायरस मैन टू मैन इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है, या अभी तक कहीं भी वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि चांदीपुरा का ट्रांसमिशन मैन टू मैन होता है। इसका ट्रांसमिशन एक सैंड फ्लाई होती है जिसका नाम फ्लेबोटोमस टाटापसाई होता है। तो उससे पापाटसाई से जब इसका ट्रांसमिशन होता है तो उस वेक्टर में जब आएगा और वो जब किसी को काटेगा तब ये फैलेगा। तो इसके ट्रांसमिशन में कोविड के कंपैरिजन में उतना ट्रांसमिशन नहीं होता। तो अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए या ऐसा। हम जो भी कोई पॉजिटिव केस आ रहा है या बिना पॉजिटिव केस आए कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं तो उसके घर के आसपास के 50 घरों में अभी तक हम सर्वे करवा रहे हैं, और पॉजिटिव और सस्पेक्टेड केसेज के घरों के आसपास सर्वे करा के जो भी कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट अगर एडमिट होता है तो उसका सैंपल लेके हम NIV पुणे भेज रहे हैं। और जो पेशेंट पॉजिटिव आ रहा है उसके आसपास के घरों में जो भी सिम्टोमेटिक पेशेंट है उसके लिए हमने हमारी जो VRDA लैब्स हैं राजस्थान की 7 लैब, उनसे सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कनेक्ट कर दिया है। वहाँ पे नोडल ऑफिसर्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं। तो एज सून एज पॉसिबल जब वो सिम्टोमेटिक पेशेंट के सैंपल वहाँ भेजेंगे तो NIV पुणे को हम पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं, और इन्फॉर्म करने के बाद में जब सैंपल उनके पास पहुँचता है तो टेस्ट होकर हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है मैम, कितने दिन में रिपोर्ट वहाँ से आती है? क्योंकि अक्सर ये समस्या होती है कि पुणे अगर रिपोर्ट भेज दी जाए तो 14 दिन भी लग जाते हैं, कभी इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। लेकिन इस सवाल के जवाब के साथ ये भी बताइए मैम, क्या वाकई में इस वायरस को हम डेड वायरस ही कहें जैसे हर वायरस होता है? क्या ये एक्टिव तभी होगा जब सैंड फ्लाई के संपर्क में आएगा, वरना नहीं होगा? सैंड फ्लाई के काटने से ये वायरस अपने शरीर में फैलेगा। ठीक है। और पुणे से कितने दिन में रिपोर्ट आ रही है? पुणे से अभी तक हमें 3 से 4 दिन में रिपोर्ट मिल रही है, बट जैसा कि ऐसा नहीं है कि जांच आने पे इसका कोई ट्रीटमेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है इसका। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम पहले से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जोधपुर का हमारा केस था, तो जब इसकी 2 दिन में रिपोर्ट आई उससे पहले पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था और पेशेंट कंट्रोल और डिस्चार्ज भी हो गया था। ठीक है विकास, क्या वाकई में मेडिकल जो सेक्टर है जिसने कोरोना के वक्त में एक अच्छी गति पकड़ी और हमने अपने सिस्टम को काफी हद तक दुरुस्त किया है, मानकर चलें कि अब अगर उस तरीके के कुछ अटैक होते हैं तो हम उसके लिए पहले से तैयार हैं? और क्या राजस्थान ने वक्त रहते चांदीपुरा के अगेंस्ट एक्शन उठाने शुरू किए? विजेंद्र, देखिए अगर बात करें चांदीपुरा वायरस की तो ये भले ही राजस्थान के लिए नया वायरस है और यहाँ पर हाल ही में नए केस सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह का सिस्टम की बात करें, चिकित्सा महकमे की बात करें और ग्रास रूट पर ले जाकर के जिस तरह सिस्टम को मजबूत किया गया है उसकी बात करें तो अभी राजस्थान उस स्थिति के लिए तैयार है। हालांकि हम उम्मीद यही करते हैं कि जो वायरस है, क्योंकि वायरस की एंट्री हुई राजस्थान के अंदर, पहले शुरुआत के अंदर पहले 2 संदिग्ध केस आए थे, उन संदिग्ध केसों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, उसके बाद में एक पॉजिटिव आया, उसके बाद दूसरा पॉजिटिव जोधपुर में एम्स के अंदर डिटेक्ट हुआ, और तीसरा जो पॉजिटिव केस आया जिसकी आज बच्ची की डेथ हुई है। हालांकि तमाम जो केस आए हैं सभी चिंताजनक स्थिति में है, और जिस तरह से चांदीपुरा वायरस की हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री जो है, उसको देखते हुए सभी को अलर्ट होने की जरूरत है। हालांकि सूबे के मंत्री की बात करें, गजेंद्र सिंह खींवसर की बात करें, चाहे ACS की बात करें, तमाम जो लोग हैं इस वक्त बैठे हुए, जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, सभी लोग इस बात को लेकर काफ़ी संवेदनशील है। और यही वो वजह है कि जब
केस नहीं मिला था और सिर्फ संदिग्ध केस आए थे, तभी से इसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है। और साथ में यहां पर मैं आपको अपडेट कर दूं, राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा केंद्र से भी टीम यहां पे आई है और उन्होंने उदयपुर, बांसवाड़ा सीमावर्ती जिले जो है वहां पर पूरा सर्विलांस कैंप डाला, 4 दिन 3 दिन वहां रुक करके और वहां की पूरी एक्टिविटी की है। तो अभी तक की बात कह सकते हैं कि हम चांदीपुरा वायरस समेत और अन्य को वायरस होता है उसको लड़ने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि अब जब लगातार तीसरा केस सामने आया और तीसरे केस में मौत रूपी दस्तक जो है वो इस वायरस ने दी है, तो अब बहुत जरूरी हो गया है कि सिस्टम भी उसी के अनुरूप, जिस तरह से वायरस अपना रूप बदलता है, वायरस अपना स्प्रेड का तरीका बदलता है, उसी अनुरूप में विभाग को भी अपने जो संसाधन है उसको और अग्रेसिव मोड पे लाना पड़ेगा। हालांकि अभी टीम यहां से गई थी, दोनों अधिकारी जो साथ में मौजूद हैं वो भी लगातार संपर्क में है फील्ड के। लेकिन मेरा कहना इसमें यही है कि अब सर्विलांस पर विशेष फोकस देना होगा, क्योंकि जब तक हम सर्विलांस पर फोकस नहीं देंगे और जो केस सामने आ रहे हैं उनकी मैन टू मैन, उनके आसपास में किस तरह से वो केस यहां पे आया, क्यों वायरस यहां पे आया और उसकी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि देखिए कोविड में भी जब हमने काम किया, जब जितने भी केस थे उनमें ये पहले शुरुआती केस में देखा गया था कि हिस्ट्री क्या है, किस तरह से वायरस जो है उसकी ट्रेवलिंग हुई है, वही हमको अभी करना होगा। अगर वो कर पाए तो काफी हद तक हम इसको रोक पाएंगे, क्योंकि अगर बाहर से आने वाले जो मरीज है, बाहर से आने वाला जो केस है, उनके जरिए अगर वायरस यहां आता है तो सभी के लिए चिंताजनक है। जी ठीक है, लेकिन डॉक्टर रुचि, क्योंकि किसी भी वायरस के लिए एक एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है मैम, तो आज तक हम मानकर चले कि राजस्थान का एटमॉस्फेयर चांदीपुरा के मुफीद नहीं था, इसलिए वायरस यहां एक्टिव नहीं था। और इस वक्त अगर एक्टिव हुआ भी है, मानकर चलते हैं कि चलिए गुजरात से कुछ आए होंगे कैरियर के तौर पर लेकर आ गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि सैंड फ्लाई के माध्यम से ट्रैवल करता है, तो आप ये कह रहे हैं कि गुजरात से कोई सैंड फ्लाई किसी माध्यम से राजस्थान में आई, उसने इफेक्ट किया, कोई व्यक्ति वहां गया, वो सैंड फ्लाई के संपर्क में आया, उसने उसको इफेक्ट किया। राजस्थान में इसके फैलने की संभावना कितनी है? राजस्थान में सैंड फ्लाई अपन ये कहें कि वायरस के लिए मुताबिक टेम्परेचर नहीं है, वायरस के लिए ऐसा कह पाना मुश्किल होता है कि इस वायरस के लिए टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर है वो है या नहीं है। बट जब ट्रांसमिशन कोई भी वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन हो, चाहे कम्युनिकेबल जो भी डिजीज होती है, उसके ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी होता है एपिडेमियोलॉजिकल कोई लिंकेज मिलना। तो डूंगरपुर का जो फर्स्ट केस आया है वो हमारे गुजरात से सीमावर्ती है और वहाँ से पेशेंट, वहाँ पे लोग काम के लिए जाते रहते हैं, जैसा कि डॉक्टर असवाल ने बताया। लेकिन शाहपुरा में जो बच्चे की डेथ हुई है मैम, उसका कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं? शाहपुरा में जो केस आया है पॉजिटिव, वो मात्र 2 साल की बच्ची थी, जो जिसका जरूरी नहीं है कि उस बच्ची का ट्रैवल कहीं है, पर बच्ची के पेरेंट्स जो कि, और ये जो फैलता है ये रूरल और पेरी अर्बन जो एरिया होता है, जहाँ पे पशु होते हैं, जहाँ पे अपन ये कहें कि गार्बेज इकट्ठा होता है, वहाँ पे सैंड फ्लाई ज़्यादा होती है। तो ये जो बच्ची है उसका जो एरिया है एटमॉस्फेयर रहने का वो रूरल है, पेरी अर्बन भी नहीं है, इसका रूरल है। तो वो सैंड फ्लाई में वेक्टर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके फैमिली की कोई ट्रांसमिशन हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है, इसके बारे में पता किया जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बच्ची के पिता या माता या कोई परिवार में से गया हो जो इफेक्ट हुआ हो चांदीपुरा से, हाँ, बट और वो यहाँ ट्रैवल करके आया और फिर वो सैंड फ्लाई के संपर्क में आया और सैंड फ्लाई उस बच्ची के संपर्क में आया और उसने उसको ग्रसित किया। हाँ, क्योंकि बड़े लोगों में सिम्टम इतने ज्यादा नहीं होते, बट वो कैरियर हो जाते हैं उसके। ठीक है डॉक्टर प्रवीण जी, क्योंकि हर एक केस स्टडी होती है, रिसर्च पेपर होता है सर। 2 साल की बच्ची की अगर जान गई है तो कुछ पता चल पाया कि भाई किस हिस्से को ज्यादा इफेक्ट किया? जैसे कोरोना का जिक्र हम जब भी करते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को सीधा अटैक करता था और उसकी वजह से लंग्स का कोलैप्स होना, ब्रोंकाई का काम नहीं करना, रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोलैप्स होना, और उस वजह से जान जा रही थी। इसमें सर बच्ची की जान किस वजह से गई? देखिए, वायरस इन्फेक्शन जैसा मैंने बताया कि उसके जो लक्षण हैं उसमें फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, डायरिया, और सबसे जो मेन लक्षण आते हैं वो ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के कारण, ब्रेन की जो पेरेन्काइमा है, मेनिंजाइटिस होकर जो लक्षण आते हैं वो है, यानी ब्रेन के इन्फेक्शन के कारण कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बनते हैं। अदरवाइज इन्फेक्शन तो पूरे शरीर में फैलता है और उस वजह से कॉम्प्लिकेशन होके और ऐसी फर्टिलिटी वाली चीज़, मृत्यु वाली चीज़ होती है। और ये वायरस के, हर वायरस का एक अलग नेचर होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड के लिए आपने एग्जांपल दिया है, या रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस थे कोविड या H1N1 स्वाइन फ्लू, वो लंग को, हमारे फेफड़ों को इन्फेक्ट करके और ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करके
कॉम्प्लिकेशन करके इवन डेथ भी हो जाती है। तो ऐसा इस इन्फेक्शन में पाया गया है कि जनरली ब्रेन का ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की वजह से ऐसी चीज़ सामने आती है। कोरोना का हमने बहुत जल्दी वैक्सीन बनाया है, इसका वैक्सीन 1965 से अब तक नहीं बन पाया। क्या इसके पीछे की वजह ही है कि बहुत ज़्यादा मोटिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, कुछ ही राज्यों के कुछ ज़िलों तक सीमित है और वैक्सीन बनाने में एक मोटा खर्चा आता है? क्या ये एक बड़ी वजह है? देखिए, ये जो प्रदेश के या भारत के देश के नीति निर्धारक हैं या वैक्सीन बनाने से संबंधित जो ICMR में यूनिट्स हैं, ये स्टडी करते हैं और कोई भी डिजीज़ जो इस स्तर की होती है, हर डिजीज़ का हम जानते हैं कुछ न कुछ रिसर्च हमेशा चलता रहता है, चाहे वो डिजीज़ प्रेवलेंट है नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर को देखते हुए उसमें रिसर्च जिसमें मेडिकेशन से लेके और वैक्सीन से लेके और प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स और कॉम्प्लिकेशंस, और जैसा कि अभी हमने बात की कि किस सिस्टमिक ऑर्गन की वजह से कॉम्प्लिकेशन है, इन सब पर रिसर्च चलता रहता है। और मैं समझता हूं कि उस लेवल पर ऐसा भी इसके लिए भी चल रहा होगा। हालांकि प्रदेश में ये चूंकि नेशनल लेवल या इंटरनेशनल WHO के स्तर की बात है, तो निश्चित रूप से इसके लिए भी कहीं ना कहीं वैक्सीन या ऐसी कोई बात चल रही होगी। डॉक्टर रुचि, क्योंकि आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं मैम, WHO की एक रिपोर्ट जिसमें कहते हैं कि भाई 1500 से ज्यादा और वायरस हैं जो इस वक्त एक्टिव मोड के अंदर हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें से 300 के आसपास वायरस ऐसे हैं जो कोरोना से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। क्या वाकई में हम ये कहें कि वायरस वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और यहाँ हर कदम संभलने की जरूरत है, और क्या इसके लिए मेडिकल सेक्टर तैयार है? अभी तक ऐसी WHO ने एक जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं, वैसे एक इंडिकेशन दिया है कि 300 ऐसे वायरस हैं जिनमें से 30 वायरस ऐसे हैं जो मे बी कोविड-19 से ज़्यादा लिथार्जिक हो सकते हैं, बट ऐसी अभी तक कोई रिसर्च या डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिस पे हम कोट करें। बट जब भी कोई वायरस आएगा तो हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है जांच की या सर्विलेंस की, क्योंकि कोविड-19 ने हमें इतना सिस्टम स्ट्रेंथन करने की कैपेसिटी डेवलप कर दी थी, तो अब कोई भी वायरस आए, हमारे पूरे राजस्थान में लैब्स हैं जो जांच कर लेंगी, सर्विलेंस सिस्टम हमारा स्ट्रेंथन है जिससे हमारी सर्विलेंस कैपेसिटी को एनहांस करने की हम एनहांस कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वायरस आएगा जिसकी वजह से हमारी प्रिपेयर्डनेस में कोई प्रॉब्लम आएगी। विकास, क्योंकि एक डेडिकेशन होता है सरकार का कि भाई हमें इससे ऐसे फाइट करना है, डेडिकेटेड बोर्ड या डेडिकेटेड टीम तैयार की जाती है, क्या इसको लेकर ऐसा कुछ किया गया है? जो हमारे बॉर्डर इलाके गुजरात से लगते हैं उनमें कैसे मॉनिटरिंग की जाए, क्या इसका कोई मैकेनिज्म तैयार किया गया है? और इसके अलावा जो सवाल है वो दरअसल ये कि क्या वाकई में इसको लेकर जागरूक किया जा रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस टाइम फॉगिंग होनी चाहिए थी, लेकिन नगर निगम जो एक बड़ा काम करता है वो भी बहुत ज्यादा जगह पर नहीं हो रही है। फॉगिंग भी हो तो शायद मच्छर मक्खियों से थोड़ी राहत मिले। देखिए विजेंद्र, ये जो वायरस है इसके बचाव का सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कोई इशू देखते हैं तो वो देखते हैं साफ सफाई। अगर अपने आसपास हम साफ सफाई रखेंगे तो कम से कम इसको फैलने से रोका जा सकता है। इस तरह की बातें विशेषज्ञों की तरफ से कही जाती है, लेकिन वास्तव में आप जो कह रहे हैं बिल्कुल चिंतनीय स्थिति है कि अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में ही स्थितियाँ इस तरह विकट है, चिंताजनक है। तो निश्चित तौर पर सीमावर्ती जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन इलाकों की बात करें तो वहाँ तो वास्तव में हालत काफ़ी चिंतनीय होंगे और उस और विशेष फोकस देने की जरूरत है। हालांकि बात करें चिकित्सा महकमे की तो चिकित्सा महकमा इस पूरे वायरस का जो पहले दिन जिस दिन संदिग्ध केस आया था, गुजरात के अंदर से सूचना आई थी कि इस तरह से राजस्थान के 2 मरीज आए हैं और वो संदिग्ध कैटेगरी में, उनको NIV पुणे उनकी जांच भेजी गई थी। तब से चिकित्सा महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। यहाँ से डे टू डे मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। साथ में हाल ही में जब जो केस सामने आया था पॉजिटिव केस, उसके बाद में यहाँ से और दिल्ली से दोनों जगह से टीम, ज्वाइंट टीम वहाँ पहुंची और वहाँ पहुंच करके पूरा सर्विलांस किया गया है। अब विशेष जरूरी इस बात पर है कि अब जहां पर भी केस मिल रहे हैं उस इलाके के अंदर एक्टिविटी बढ़ाई जाए, जागरूकता बढ़ाई जाए, ताकि लोग भी अवेयर रहे कि किस तरह की बीमारी है, किस तरह की इस बीमारी के लक्षण हैं और उससे बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि चिकित्सा महकमा भी जो है संबंधित जिले, खासतौर पर सीमावर्ती जिलों जो हैं वहां पर सर्विलांस बढ़ाए और साथ में एक निगरानी जो मैकेनिज्म है उसको डेवलप करें, ताकि कोई भी केस अगर सामने आता है तो उसका तत्काल पता चल सके। क्योंकि विजेंद्र, ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, इसमें अगर बचाव कैसे हो सकता है, क्योंकि जैसे ही डिटेक्ट होता है उसके तत्काल बाद में उसको ट्रीटमेंट अगर मिल जाता है तो काफी हद तक उसको बचाव की स्थिति में लाया जा सकता है। क्योंकि अगर यानी कि भाई हमारे राजस्थान ही पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी को बुखार आता है ना तो वो मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेता है या घर जो रखे उससे ले लेता है। जब स्थिति बिगड़ती है, जब कंट्रोल से बाहर होती है, तब वो अस्पतालों की तरफ भागते हैं।
यहां जागरूकता की जरूरत है कि भाई बच्चों को थोड़ा सा एहतियात के तौर पर लीजिए और डॉक्टर के पास सीधा संपर्क कीजिए। विजेंद्र देखिए, इस वाले मामले में अपडेट करूं मैं, बच्चे अगर खासतौर पर छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं तो तब लोग सीधा मेडिकल स्टोर पे जाने के बजाय थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि किसी चिकित्सक से परामर्श ले लिया जाए, लेकिन इस कम्युनिकेशन के अंदर कहीं कोई लाइट मूड नहीं रखा जाए कि सामान्य बुखार हो सकता है या सामान्य तरीके से और कोई दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि ये स्प्रेड बहुत तेजी से होता है। इसमें खतरनाक स्थिति में बच्चा जल्दी चला जाता है और खास तौर पर जो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से कोमा की स्थिति में बच्चा पहुंच जाता है, तो वो स्थिति नहीं बने, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी इस तरह के केस आते हैं, लक्षण सामने आते हैं, तो परामर्श चिकित्सक से ले और चिकित्सक भी इस बात को देखे कि इस वक्त किन किन इलाकों में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है, स्प्रेड देखने को मिल रहा है, और उस इलाके के अंदर इस तरह के केस सामने आते हैं तो तत्काल मुख्यालय को भी सूचना दी जाए और साथ में उस बच्चे को अपनी निगरानी में रखा जाए ताकि कम से कम उसको खतरनाक स्थिति में जाने से रोका जा सके। जी ठीक है डॉक्टर प्रवीण जी, क्योंकि आपने कहा कि भाई जो 2 साल के बच्चे की डेथ हुई है वो ब्रेन की वजह से हुई है, ब्रेन का पैरालाइज होना कहीं या क्या उसके अंदर इन्फेक्शन होना कहीं उसकी वजह से डेथ हुई है। सर, क्या गुजरात के अंदर भी जो इस वक्त 50 से ज्यादा बच्चे इसकी जद में आकर जान गंवा चुके हैं, क्या उनके अंदर भी सेम सिम्टम है? बिल्कुल, इस वायरस का कॉम्प्लिकेशन ब्रेन से इन्वॉल्वमेंट के कारण ही होता है और जो फैटेलिटी वाली चीज़ है वो ऐसा ही देखा गया है और गुजरात में जो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन इसी वजह से हुए हैं। मैं साथ में आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें टाइमली यदि कोई पहुँच रहा है तो हम उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए समुचित उपाय कर सकते हैं। एक अच्छे स्टेटस में पेशेंट को जल्दी ठीक करके भेजा जा सकता है। जैसा कि हमने राजस्थान में देखा कि कुछ जो दो बच्चे थे जिनका रिजल्ट आया उस दिन तक तो वो डिस्चार्ज भी हो चुके थे। यानी टाइमली यदि किसी ने अप्रोच किया है तो हम उसको अच्छा ट्रीटमेंट देने की ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुंचने में कितना वक्त लगता है? मानकर चलिए सैंड फ्लाई के संपर्क में कोई बच्चा आया, वो इफेक्ट हुआ, अब कितने घंटे लगेंगे कि ब्रेन तक वो इम्पैक्ट पहुंचे? ये कुछ दिन का पीरियड इसमें है कि बाकी पेशेंट की मतलब मॉर्बिडिटी और उसकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉम्प्लिकेशन कितनी जल्दी आए, लेकिन इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जो इन्फेक्शन होने से लेके और लक्षण आने तक का कुछ दिन का पीरियड है जिसमें ऐसा हो सकता है। बाकी रुचि, इसके लिए क्या कुछ हम प्रिकॉशंस रख रहे हैं और क्या मेडिकल या कहें कि क्या मेडिसिन हम दे रहे हैं बच्चों को, कि या वो केस टू केस निर्भर करता है कि भाई बच्चा कितना कॉम्प्लिकेटेड है उस हिसाब से मेडिसिन होंगे? बिल्कुल, जैसा पहले भी सर ने भी बताया, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कि जो पीडियाट्रिशियन डिसाइड करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है। जब पेशेंट इन्फेक्शन होता है तो इनिशियली जैसे इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है या वॉमिटिंग होती है तो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उस तरह से डिसाइड होता है। पर जैसे जैसे अपना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते रहते हैं और जब हमारा नर्व सिस्टम इन्वॉल्व होने लग जाता है, न्यूरोलॉजिकल हमारे में सिम्टम्स आने लग जाते हैं, तो इनके एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के जैसे ट्रीटमेंट इनका किया जाता है। मैम, कुछ रैपिड फायर है, क्या इसका वैक्सीन आने की संभावना है? क्लिनिकल ट्रायल पे है, नोट येट, हम ये नहीं कंफर्म कर सकते कि आज ही आ जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल राजस्थान में इसके तेजी से फैलने की संभावना है? तेजी से फैलने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा जो 1 महीने का टाइम है उसमें हमारे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्टिविटी जो कर रहे हैं उसके बाद में सिर्फ 3 केस ऐसे हैं जो डिटेक्ट हुए हैं, अदरवाइज सारे पेशेंट हमारे ट्रीटेबल हैं, ट्रीट हो चुके हैं। चलिए, शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया और विकास आपका भी शुक्रिया। हमने ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए किया है क्योंकि आपके घर का चिराग आपके लिए बहुत जरूरी है और ऐसा मत कीजिएगा कि आपका बच्चा या बच्ची जो भी है वो आपकी लापरवाही, क्योंकि उनकी लापरवाही इसमें बिल्कुल नहीं होगी, आपकी लापरवाही की वजह से वो इसके जद में ना आए। और अगर किसी को बुखार भी है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि अगर एक वक्त के अंदर आप बच्चे को लेकर जाएंगे तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी, बच्चा स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो डॉक्टर्स को भी प्रिक्योर करने में दिक्कत आएगी और आपको भी एक